हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2026 के लिए जीके जीएस मैथमेटिक्स और रीजनिंग के बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन है आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी एक बार इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट जरूर देख लेना। और इस क्वेश्चन पेपर के एंड में आप सभी को बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 11 का संबंध है 130 के साथ में, उसी प्रकार से 15 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 11 से यहाँ पर 130 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 11 से यहाँ पर 130 बना है, उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 15 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 11 से यहाँ पर 130 कैसे बना है। तो मेरे पास 11 से यहाँ पर 130 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 11 का किया गया है स्क्वायर। 11 के स्क्वायर कितना होता है, तो आप सभी को पता है 11 का स्क्वायर होता है 121। 121 से 130 बन जाएगा कैसे, यदि हम 121 में क्या कर दें प्लस 9 कर दें तो 121 और 9 मिलकर बन जाएगा 130। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 130 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 15 के अंदर और इस 15 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, 15 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो इस 15 का हम करेंगे स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप सभी को पता है 15 का स्क्वायर होता है 225 है। और यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से 121 में प्लस 9 किया गया है, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस 225 के अंदर भी क्या कर देंगे प्लस 9 कर देंगे। तो 225 और 9 मिलकर बन जाएगा 234। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 234। अब हमें देखना है कि संख्या 234 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 234 हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई याद रखना, आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के एग्जाम के अंदर इस टाइप के लगभग 2 से 3 प्रश्न हर एक शिफ्ट के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसी के साथ में आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार सूचना है। यदि आप आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम को पहली बार में क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 21,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है, वो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे पास इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 51 रुपये की फीस के अंदर है। और आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है, उस बचे हुए समय के अंदर आप एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को सरसरी निगाहों से जरूर देख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या
आएगी। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज वाले प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सीरीज में दिया गया है 5, 5 से कितना बन रहा है 13, तो 5 से 13 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 5 का क्या कर दे 2 गुना तो बन जाएगा 5 दूना के 10 और 10 के अंदर क्या कर दे +3, तो 10 और 3 मिलकर बन जाएगा 13। इसी प्रकार से आगे देखिए 13 से कितना बन रहा है 23, 13 से 23 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर क्या किया गया है 13 का किया गया है 2 गुना, तो 13 दूना के बन जाएगा 26 और 26 में से 3 को घटा देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 23। इसी प्रकार से आगे देखिए 23 से कितना बन रहा है 49, तो 23 से 49 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 23 का क्या कर दे 2 गुना तो यहाँ पर बन जाएगा 23 दुआ के 46 और 46 के अंदर क्या कर दे +3 कर दें, तो 46 और 3 मिलकर बन जाएगा 49। अब इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि 49 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे पास इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ 2 गुना +3, उसके बाद में क्या हुआ 2 गुना -3, उसके बाद में क्या हुआ 2 गुना +3, यानी कि यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है 2 गुना +3, 2 गुना -3, 2 गुना +3। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना -3, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम 49 का क्या कर दें 2 गुना कर दें और जो संख्या है उसमें से 3 को घटा देंगे तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे 49 का करेंगे 2 गुना, तो ध्यान से देखिए 49 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 98 और 98 में से क्या कर देंगे 3 को घटा देंगे, तो 98 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 95, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 95। अब हमें देखना है कि संख्या 95 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो हाँ सर संख्या 95 में दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दूसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, जब दर्पण प्रतिबिंब को नीचे दिखाए अनुसार mn पर रखा जाए तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पर हमें एक संख्या और कुछ लेटर दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यानी कि यह तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न दिया गया है और इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले समझिए हमें क्या दी गई है, कुछ संख्या और कुछ लेटर दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो मेरे भाई कुछ चीज़ों का आप हमेशा याद रखना, जैसे दर्पण प्रतिबिंब के अंदर जिस भी चीज का आप दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे और जो पास में है उसका प्रतिबिंब पास बनेगा और दूर है तो उसका प्रतिबिंब दूर बनेगा। अब यहां पर ध्यान से देखिए हमें कुछ संख्या और कुछ लेटर दिए गए हैं जिनका हम प्रतिबिंब बनाएंगे। तो दर्पण प्रतिबिंब है तो यहां पर देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए P क्या है, दर्पण के पास में है तो P पास में बनेगा और उल्टा बनेगा मेरे भाई कुछ इस प्रकार से। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है R, तो यहां पर देखिए R बनेगा उल्टा इस प्रकार से। फिर क्या है उसके बाद में है 4, तो यहां पर मेरे भाई 4 बन जाएगा इस प्रकार से उल्टा। फिर क्या है 4 के बाद में है 6 बनेगा कैसे, तो मेरे भाई 6 बन जाएगा ऐसे। उसके बाद में 6 के बाद में क्या है 5, तो मेरे भाई 5 बनेगा कुछ इस प्रकार से। उसके बाद में है 9 बनेगा कैसा, मेरे भाई ध्यान से देखिए 9 बन जाएगा इस प्रकार से। 9 के बाद में क्या है 7, तो मेरे भाई 7 बनेगा इस प्रकार से। अब आप सभी को ध्यान से देखना है कि ये सभी संख्याएं और लेटर हमें किसी ऑप्शन में दिए गए हैं, तो आंसर है ये सभी लेटर और संख्या हमें दिए गए हैं ऑप्शन सी के अंदर है। यानी कि 795 64 आरपी का दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर कुछ इस प्रकार के लेटर और संख्या दिखाई देंगे और ये सभी लेटर और संख्या हमें दिखाई दे रहे हैं ऑप्शन सी के अंदर। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक निश्चित कूट भाषा में GASP को 8264 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और TAPS को 8562 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में T के लिए कूट क्या होगा? यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है टी के लिए कूट क्या होगा। सोल्व करेंगे कैसे, ध्यान से समझिए मेरे भाई। यहां पर देखिए सबसे पहले आपको बोला गया है कि GASP इसको क्या लिखा गया है, तो GASP इसको लिखा गया है 8264, ठीक है। इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे बोला गया है कि TAPS इसको क्या लिखा गया है मेरे भाई, ध्यान से देखिए, TAPS इसको लिखा गया है 8562, ठीक है। और आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि टी के लिए कूट क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर देखिए, यहां पर भी हमें कुछ अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं और नीचे भी हमें कुछ अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों शब्दों के अल्फाबेट लेटर को कॉमन देखेंगे कि दोनों अल्फाबेट लेटर के अंदर कॉमन लेटर कौन सा है। तो यहां पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर हमें ए दिया गया है तो नीचे भी हमें ए दिया गया है। उसके बाद में यहां पर एस दिया गया है, नीचे भी एस दिया गया है। यहां पर देखिए, यहां पर पी दिया गया है, इसमें भी पी दिया गया है। अब यहां पर देखिए मेरे भाई लेटर कौन सा बच गया, तो यहां पर तो बच गया जी लेटर है और नीचे बच गया टी लेटर, ठीक है। इसी प्रकार से हमें यहां पर भी एक संख्या दी गई है और यहां पर भी संख्या दी गई है। तो संख्या में भी हम क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए 8 दिया गया है, नीचे भी 8 दिया गया है। ऊपर यहां पर देखिए, यहां पर 2 दिया गया है तो यहां पर भी 2 दिया गया है। उसके बाद में यहां पर 6 दिया गया है तो यहां पर भी 6 दिया गया है। संख्या कौन सी बच गई, तो ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहां पर मैं कलर चेंज करता हूं। अब देखिए यहां पर देखिए, यहां पर तो संख्या बच गई 5 और यहां पर संख्या बच गई 4, यानी कि जी के लिए कूट होगा 4 और टी के लिए कूट होगा 5। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि टी के लिए कूट क्या होगा, तो मेरे भाई टी के लिए कूट होगा 5। अब हमें देखना है कि 5 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 5 में दिया गया है ऑप्शन एक के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि संख्या 38, 45, 71 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सभी सम अंकों का योगफल कितना होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए हमें एक संख्या दी गई है, संख्या है 38, उसके बाद में 45 है, फिर उसके बाद में है 71 है। और मेरे भाई यहां पर बोला गया है कि प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए और मेरे भाई आगे बोला गया है तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 3 क्या है, विषम अंक है, तो विषम में क्या करना है, 2 को जोड़ना है। तो 3 में 2 को जोड़ेंगे तो 3 और 2 मिलकर बन जाएगा 5। उसके बाद में क्या है 8, 8 क्या है मेरे भाई, सम है, तो सम में क्या करना है, 2 को घटाना है। तो 8 में से 2 को घटाएंगे कितना बनेगा, 6। फिर उसके बाद में 4 क्या है, 4 भी सम है, सम में 2 को घटाना है, तो 4 में से 2 को घटाएंगे कितना बचेगा, 2। फिर क्या है 5, 5 क्या है विषम, विषम में क्या करना है, 2 को ऐड करना है, तो 5 और 2 मिलकर बन जाएगा 7। फिर क्या है 7, 7 भी क्या है विषम, 7 में 2 को ऐड करेंगे तो 7 और 2 मिलकर बन जाएगा 9। फिर क्या है 1, 1 भी क्या है विषम, तो 1 में भी 2 को ऐड करेंगे तो 1 और 2 मिलकर बन जाएगा 3। अब हमें यहां पर क्या करना है मेरे भाई, सम अंकों का, यानी कि आगे बोला गया है कि इस प्रकार बनी नई संख्या में सभी सम अंकों का योगफल कितना होगा। यानी कि यहां पर ये क्या बनी है, नई संख्या। अब इसमें सम अंकों का योगफल आपसे पूछा गया है, तो सम कितना है, एक तो 6 है और एक 2 है, इन दोनों का क्या कर देंगे, योग यानी कि जोड़ कर देंगे, तो 6 और 2 मिलकर बन जाएगा 8। यानी कि इस प्रकार बनी नई संख्या में सभी सम अंकों का योगफल होगा 8। अब हमें देखना है कि 8 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 8 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है।
तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की थी वैज्ञानिक वाटसन और क्रिक ने। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि रक्तचाप किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, रक्तचाप मापने वाला यंत्र है स्फाइग्मोमैनोमीटर है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर की सबसे कठोर वस्तु क्या है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मानव शरीर की सबसे कठोर वस्तु है दांत का इनेमल है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा हार्मोन फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया से जुड़ा होता है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया किस हार्मोन से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया है ये संबंधित है एड्रेनलिन हार्मोन से। तो नौवे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस विटामिन की कमी से रात का अंधापन होता है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग होता है। तो यहाँ पर देखिए 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि रात का अंधापन या फिर नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग ये होता है विटामिन ए की कमी से। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 21,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 51 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आपके पास
जितना भी समय बचा हुआ है और उस बचे हुए समय के अंदर है यदि आप इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। ठीक है, और मात्र 51 रुपए की फीस के अंदर आपको ये मास्टर पीडीएफ सेट मिलने वाला है। तो जल्दी से जाइए और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पाचन एंजाइम पेप्सिन कहाँ कार्य करता है? ऑप्शन ए है लार ग्रंथि में, ऑप्शन बी है अग्नाशय ग्रंथि में, ऑप्शन सी है छोटी आंत में और ऑप्शन डी है बड़ी आंत में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, पाचन एंजाइम पेप्सिन कार्य करता है आमाशय ग्रंथि में। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मनुष्य में रक्त समूह का निर्धारण किसके द्वारा होता है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि मनुष्य में रक्त समूह का निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, मनुष्य में रक्त समूह का निर्धारण होता है जीन के द्वारा। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, क्रोमोसोम की संख्या मनुष्य में कितनी होती है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जाता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मेरे भाई याद रखना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की संख्या मनुष्य में होती है 46। और इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछा जाता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की, यानी कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, या फिर इसको ऐसे भी बोल दिया जाता है कि कितने जोड़ी मनुष्य में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो जोड़ी में यदि आपसे पूछा जाए तो मनुष्य में 23 जोड़ी क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र पाए जाते हैं, और संख्या में पूछे तो कितने पाए जाते हैं 46। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 13वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, एटीपी का पूरा नाम क्या है? ये प्रश्न एनटीपीसी एग्जाम के अंदर पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, एटीपी का पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में सुबह 7 बजे। ठीक है।